नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र चुनाव का। जी हाँ, महाराष्ट्र चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी नेता और सभी पार्टियां अपने अपने काम में लग गए हैं और इसी बीच अमित शाह जी जो है मुंबई पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर चुनावी जो है चर्चा जो है अपने विभाग से शुरू कर दी है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ जो है बैठक भी कर रहे हैं और इसके पीछे राजनीति क्या है इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और दूसरा जो है अभी अभी हाल ही में सर्वे आए हैं, टाइम्स नाउ सर्वे आया है जिसमें कांटे का टक्कर तो दिखाया है लेकिन महाविकास आघाड़ी को जो है सरस दिखाया है। तो इन सब बीच में अमित शाह जो आए हुए हैं, क्या रणनीति लेके आए हैं, क्या उनकी चुनावी प्रक्रिया किस तरह का है, इसके बारे में हम चर्चा करें। हमारे साथ में है एडवोकेट सुभाष काले जी जो राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि अमित शाह का जो ये दौरा कितना इम्पोर्टेंट है, खासकर महायुति के लिए, बीजेपी के लिए, और चुनाव जो चुनाव की जो चर्चा है वो किस तरह की हो रही है। इसी बीच एक खबर ये भी है कि जो 12 जो विधायकों का जो एमएलसी जो होने वाली है, जिसको राज्यपाल नियुक्त करने वाले हैं, उसकी भी चर्चा है। तो इन सब खबरों का हम जो थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है आपका, एक बार प्लीज स्वागत अपने चैनल में। क्या कहेंगे सर, अमित शाह जी का जो ये दौरा है कितना इम्पोर्टेंट माना जा रहा है महायुति के लिए, क्योंकि खासकर जो है सीटों के बंटवारा का चर्चा इसमें शामिल है। नहीं, वैसे अमित भाई मुंबई आए हुए हैं जी। उसका एक मुख्य उद्देश्य तो गणपति दर्शन है। जी बिल्कुल। अभी गणपति का माहौल है, पूरे महाराष्ट्र में गणपति उत्सव जोरदार चालू है और वो हर साल आते हैं। जी। अमित भाई हर साल गणपति दर्शन के लिए महाराष्ट्र आते हैं और अभी महाराष्ट्र आने के बाद बहुत ही जल्द नवंबर में विधानसभा के इलेक्शन चुनाव है और उस विधानसभा के चुनाव के बारे में अगर बैठक नहीं होती तो ही आश्चर्य होता। तो उस हिसाब से प्रदेश के नेताओं की, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अमित भाई की बैठक हुई है। उसमें काफ़ी उहापोह हुआ है, चर्चा हुई है कि महाराष्ट्र की आज के राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा हुई और उस चर्चा के अनुसार जी एक तो ऐसे चर्चा हुई कि इस माहौल में बीजेपी को अपनी स्ट्रैटेजी क्या रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। अपने सहयोगी पक्ष एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी, इनको साथ लेना, उनको साथ लेकर किस तरह का सीट का बंटवारा हो, किस तरह का माहौल बनाया जाए और किस तरह फिर से महायुति की सत्ता में आए, इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई और सकारात्मक भी चर्चा हुई और भी मीटिंग्स चालू है, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन इस दौरे में, अमित भाई के इस दौरे में वो मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री माननीय अजित दादा पवार के साथ बैठक करेंगे नहीं करेंगे ये देखा जाएगा, क्योंकि अमित भाई का अभी तो एक बार हरियाणा और कश्मीर का इलेक्शन होने के बाद पूरा कंसंट्रेशन महाराष्ट्र के ऊपर बिल्कुल। सर, ये महाराष्ट्र एकदम लगा हुआ गुजरात है और गुजरात से जो है काफ़ी टीम जो है यहाँ पर अंदर काम करती है चुनाव के दौरान। तो क्या लगता है कि जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी और यहाँ पर वहाँ से भी काफ़ी प्रभारी लोग बन के आएंगे, तो क्या रणनीति है इसमें? क्या महाराष्ट्र गुजरात मिक्स होकर काम करेगी बीजेपी के लिए? क्या है, यूजुअली जब इलेक्शंस होते हैं जी और उस चुनाव के दौरान जहाँ समझो भी महाराष्ट्र का चुनाव है तो बाकी के आजू बाजू के प्रांत के जो लोग हैं उनको यहाँ बुलाया जाता है। जैसे एमपी है, गुजरात हाँ, है। फिर एमपी से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, साउथ से आते हैं, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, हर जगह से नेता जिनका प्रभाव पड़ सकता है अपने उस वहाँ के वोटर्स के ऊपर। जहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल जैसे अभी मुंबई में कोई एक विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे उत्तर भारतीयों की संख्या काफ़ी बड़ी है, तो और उसमें भी बिहार के उत्तर भारतीय ज़्यादा है, तो वहाँ से नेता आएगा, वो वहाँ पे काम करेगा, वहाँ के लोगों को बीजेपी की तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा। कहीं साउथ कि जो है आंध्र प्रदेश का कोई गट है तो वहाँ पे आंध्र प्रदेश का, तो ये तो इलेक्शन में हमेशा होता है। लेकिन इस बार जो टारगेट हर एक महाराष्ट्र के विधानसभा जो अभी 288 है टोटल सीट्स है, उसमें से बीजेपी जो लड़ेगी, हर विधानसभा के लिए एक प्रमुख नेता
की नियुक्ति होगी, ओके, जो टोटल कंट्रोल करेगा विधानसभा के ऊपर, और फिर उसको असिस्ट करने को, उसकी सहायता के लिए अलग अलग प्रांतों में से उसके वहाँ के जो टोटल वोटर्स का जो एक ये है पॉपुलेशन है, उस हिसाब से उस प्रांत के नेताओं को भी जोड़ा जाएगा। मतलब अलग अलग स्टेट से जो प्रभारी आएगी उसकी एक टीम बनाई जाएगी अलग अलग विधानसभा से। तो सर इसके अलावा एक और खबर ये भी है कि जो 12 MLC है उनकी भी नियुक्ति शायद जल्दी होगी। क्या चुनाव के पहले पॉसिबल है? चर्चा तो है, लेकिन थोड़ा सा उसमें कठिनाई भी है, क्योंकि अभी बीजेपी अकेली तो है नहीं, बीजेपी की 2 सहयोगी पार्टीज है, उनके जो लोग हैं उनकी भी अपेक्षा है, बीजेपी की भी अपेक्षा है, और ये पूरे गठबंधन, महायुति के गठबंधन की अपेक्षा पूरी करना, और ये भी इलेक्शन के जस्ट थोड़ा पहले, तो ये थोड़ा कठिन काम है जी। और दूसरा ऐसा है कि एक बार अगर आचार संहिता लग गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश तो है कि एक 15 दिन या ये सब जो सितंबर एंड तक 12 MLA जो राज्यपाल नियुक्त MLA है उनका नाम निश्चित करके उनकी घोषणा हो सकती है। कोशिश तो है, लेकिन वो काफ़ी कठिन काम है। बिल्कुल सर, जो सर्वे आया है अभी, कई सर्वे आ चुके हैं पिछले 1 महीने में, अगर हम नजर डालें तो कई सर्वे आ चुके हैं, और सब में यही बार दिखा रहा है कि महाविकास आघाड़ी जो है वो 250 के ऊपर जाती हुई दिख रही है, और महायुति के लिए उससे जो खबर है जो खराब है जिसकी वो 230 235 के अंदर ही 250 या 150, हाँ 150 288 में से, तो हाँ 150, क्योंकि अपने को सत्ता के लिए 145 की जरूरत। जी जी बिल्कुल। तो 288 में से महाविकास आघाड़ी 150 प्लस दिखा रहा है, और महायुति जो है 150 के अंदर, यानी 120 130 110 भी दिखा रहा है सर्वे में। टाइम्स नाउ जो सर्वे आया है वो 230 प्लस जो है महायुति का है, और 130 प्लस और 150 प्लस जो है महाआघाड़ी का। ये सर्वे के ऊपर क्या बीजेपी थोड़ा सा अपने आप को नर्वस फील कर रही है? अभी अमित जी जो आए हुए हैं, इन सर्वे के ऊपर भी कुछ चर्चा किए हैं? नहीं, अभी क्या है, देखो ये जो सर्वे होते हैं ना, एक तो ये हर जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो सर्वे के रिजल्ट्स आगे प्लस माइनस अलग अलग होते जाते हैं। अभी लोकसभा का सर्वे का रिजल्ट क्या था और एक्चुअली सीट्स क्या हुआ, परफॉर्मेंस क्या हुआ, ये हम सब ने देखा हुआ है। इसीलिए सर्वे के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहना या सर्वे के ऊपर भरोसा रखना ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। सर्वे एक अपने को हेल्प दे सकता है कि भाई कौन से सीट में हम कमज़ोर है और कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करनी है और कहाँ कौन से सीट पे हमारा पोजीशन अच्छा है, ये अपने को थोड़ा बहुत अंदाज़ा आ सकता है ये सर्वे के हिसाब से। लेकिन सर्वे आपको 100% रिजल्ट या 100% परफेक्शन से सर्वे हो ही नहीं सकता, किसी भी चुनाव का हो, लोकसभा हो, महापालिका हो या विधानसभा हो। अभी रही बात महाराष्ट्र के राजनीति की, जो आज की घड़ी में, मैं जैसे हमने पहले भी आप वीडियो में बताया है कि आज तक महाविकास आघाड़ी और महायुति कांटे की टक्कर चल रही, बहुत कांटे की टक्कर है। ये कहते हैं ना, जैसे हम लोग रेस में देखते हैं एथलेट्स भागते हैं, मैराथन हो या कोई 400 मीटर्स की शरीयत हो या कुछ भी हो, तो दोनों जो पार्टिसिपेंट्स रहते हैं वो ऐसे एक दूसरा आगे, कभी आगे कभी वो आगे, ये चलते रहता है और लास्ट में जो जोर लगा के आगे निकल जाता है वो फर्स्ट आता है। तो आज महाराष्ट्र की स्थिति यही है कि महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों में कांटे की टक्कर है। मेरे हिसाब से दोनों पैरेलल चल रहे हैं। आज की तारीख में अगर कोई बोलता है कि इसको 150 के प्लस मिलेंगे और इसको 130-20 मिलेंगे, उसमें कोई दम नहीं है। दोनों अपने अपनी तरफ से कोशिश में है। फिर से मैं एक बोल रहा हूँ कि ये अभी भी जो सर्वे हो रहा है वो क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है कि महाविकास आघाड़ी विरुद्ध महायुति। बिल्कुल। कल किसने देखा है, कल क्या पोजीशन रहेगी, क्या ये महाविकास आघाड़ी रहेगी या फिर वो लोग अलग अलग लड़ेंगे या महायुति रहेगी या वो भी अलग अलग लड़ेंगे, ये कोई नहीं बता सकता। जी बिल्कुल। आज जो सर्वे जो हो रहा है वो ये दिमाग में हो रहा है कि भाई ये
महाविकास आघाड़ी वाले साथ में रहने वाले हैं, उनमें अच्छे से सीट का बंटवारा होगा, यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे वो होगा, महायुति में तो प्रॉब्लम है। इस तरह का वो सर्वे का नतीजा निकल रहा है, और इससे सर्वे के नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज की तारीख में मैं इतना बोल सकता हूँ कि दोनों बराबरी से चल रहे हैं, महाविकास आघाड़ी और महायुति। सवाल ये है कि जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगा, कौन दूसरे को पीछे रख कर आगे जाएगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ कंप्लेंट भी आ रहे हैं हमारे फ़ोन पे भी और व्हाट्सएप पे भी कि बहुत से लोगों का जो है वोटर लिस्ट से उनके नाम निकाले जा रहे हैं, और कुछ हिंदू के एड्रेस पे जो है मुस्लिम लोगों के नाम चढ़ाए जा रहे हैं। ऐसी भी खबर आ रही है। अब सच्चाई क्या है वो पता नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? नहीं, हो सकता है, नहीं है भी। जी। अभी क्या है देखो, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखाता हूँ। सिर्फ एक अभी यहाँ पे एक समझो नौपाड़ा में एक बिल्डिंग है जी जिसका अभी रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है, वो बिल्डिंग डिमोलिश कर दी। जी सर्वे वाले जब जाते हैं देखते हैं बिल्डिंग तो डिमोलिश है, जी वो देखते हैं कि भाई ये फलाना नाम की सोसाइटी है, जी। वहाँ पे कितने वोटर्स है, तो 120 वोटर्स है। बिल्डिंग कहाँ है? नहीं है, अभी अस्तित्व में नहीं है, नाम उड़ा दिया। अच्छा, ये होता है। और ये गलती जो ये इलेक्शन कमिश्नर के अंडर जो कलेक्टर ऑफिस के ऊपर काम करने वाले ये लोग हैं, वो जब जाते हैं सर्वे को, तो उस वक्त अगर बिल्डिंग अस्तित्व में ही नहीं है तो ये नहीं, वो उड़ा डालते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई ये वोटर अगर यहाँ नहीं है तो कहाँ है, कहीं और तो है ही, तो कहीं और है, या यहाँ पे उसका नाम डिलीट करने। इसीलिए नाम डिलीट करने के पहले उसका अच्छी तरीके से मुआवजा होना चाहिए, देखना चाहिए ये रिकंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग है या ये छोड़ के ही चला गया है या महाराष्ट्र के बाहर ही गया है, ये सब देखकर ही बाद में डिलीट होना चाहिए, नाम का निकालना चाहिए। आज की तारीख में ऐसे कुछ केसेस हैं, मेरे यहाँ भी ऐसे केसेस हैं, लेकिन हमने बाद में वो अर्जी देकर फिर से वो नाम डलवा के लिए है। तो ये थोड़ा कार्यकर्ताओं को जागरूक रहना चाहिए कि भाई अपने वार्ड में, अपने बूथ में, तो ये बूथ अध्यक्ष क्यों नामते हैं हम लोग? बूथ अध्यक्ष है, कमेटी है, ये है, वो है, पदाधिकारी है, इनका ये काम है कि भाई वोटर लिस्ट। मैं तो बोलता हूँ ना कि इलेक्शन के हिसाब से हर पॉलिटिकल के लिए वोटर लिस्ट तो गीता है जी। जो उसका अभ्यास सही करेगा वो जीतेगा। जी जी। तो क्या आह्वान करना चाहेंगे जैसे जिसका नाम था वो वोटर लिस्ट में नहीं है, और वो मतलब उनको पता चलता है वो जब वोट देने जाते हैं तो उनका नाम नहीं है, तो ऐसे टाइम में अभी नया यादी आ गया है, उसका डिक्लेयर हो गया है। अभी अपना इलेक्शन थोड़ा आगे जाने के नवंबर में जा रहा है, इसलिए अभी भी मौका है कि अभी भी अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा नाम नहीं है यादी में तो हम डलवा सकते हैं। लेकिन इसीलिए मैंने जैसे कहा कि अपने प्रभाग की, अपने वार्ड की यादी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर चेक कराकर किसमें नाम कम ज़्यादा हुआ है, किसमें नहीं। और वोटर लोग को भी जागरूक रहना चाहिए कि भाई आप अभी तो ऑनलाइन है, आपको सिर्फ क्लिक अपने घर में बैठे बैठे आप देख सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं है। अगर आपका वहाँ नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको या हाथ पांव मारो, कुछ जाओ जाके। यहाँ पर दिक्कत ये है कि जब वोटर्स अभी चेक ही नहीं करते, अभी किसी को जरूरत नहीं चेक करने की। वही तो जब वोट देने की बारी आती है, तब जब वोट देने जाते हैं तब उनके पास तो एक आई कार्ड रहता है, जब वहां पर जाते हैं पता चला उनका नाम कैंसिल हो गया है या वो वेटिंग लिस्ट, वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। वहां पे होती है क्योंकि कुछ नहीं कर सकते, जरूरत ही नहीं है अभी कुछ। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यही तो जागरूकता की जरूरत है जी। मैं वही कहने जा रहा हूं कि हर वोटर की वो जागरूकता जरूरी है कि इलेक्शन के कम से कम 2 महीने 3 महीने पहले जी, कि भाई मेरा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है, सही है कि नहीं, नाम स्पेलिंग ये वो सब, एज वो सब परफेक्ट है कि नहीं है, ये देखना जरूरी है। तो ऑनलाइन सुविधा भी है और ये आजकल तो सब ऑनलाइन हो रहा है। आपको कलेक्टर ऑफिस या तहसीलदार ऑफिस जाकर यादी चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको घर में बैठे बैठे कंप्यूटर पे एक बार क्लिक करके आपको मिलेगा आपका नाम है या नहीं है। मतलब वो मेरे हिसाब से वो 5 मिनट का भी 2 मिनट का काम है, वो 1 मिनट का काम है मेरे ख्याल से। लेकिन करते नहीं है, ये दुर्भाग्य है। और फिर बाद में क्या होता है, वोटिंग के दिन अगर आप बोलेंगे कि मेरे पास तो आई कार्ड है लेकिन मेरा नाम नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता है। जिसका नाम वोटर लिस्ट में है वही वोट कर सकता है। ये तो सीधी बात है, सीधी, दूसरा कोई इलाज नहीं। धन्यवाद सर। तो हमारी चर्चा थी महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर कि अमित शाह जी जो है इसमें मुंबई आए हुए हैं और चुनाव के माहौल में जो है कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं, और क्या स्ट्रेटेजी है चुनाव की, क्या प्रक्रिया है, किस तरह का उनका टारगेटिंग है यहाँ पर महाराष्ट्र से, इसके ऊपर जो है काफ़ी चर्चाएं हुई है, बहस हुई है। तो हमारा चर्चा इसी विषय पर था। आपको क्या लगता है, आपकी प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत।
धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।